गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, अरस्तु। आज के व्याख्यान का विषय है अरस्तु का जीवन परिचय। यूनान के महान दार्शनिकों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है। यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा का अरस्तु तीसरा सोपान था। सुकरात महान का आदर्शवादी शिष्य प्लेटो, जिनके मस्तिष्क से कभी भी अपने गुरु का प्रतिबिंब धुंधला नहीं हुआ, प्लेटो का यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शिष्य अरस्तु, यद्यपि वह गुरु का अंधभक्त नहीं था, फिर भी वह प्लेटो की योग्यता से अत्यधिक प्रभावित था। वैचारिक भिन्नता होते हुए भी गुरु शिष्य के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। उसने अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष प्लेटो की अकादमी में अध्ययन करते हुए बिताए। मानव जीवन तथा प्रकृति विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पहलू बचा है जिस पर अरस्तु ने विचार प्रकट नहीं किए हों। अरस्तु की इसी प्रतिभा के कारण मैक्सी ने उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी है और फोस्टर ने लिखा है, मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता तथा उसके प्रभाव की गहनता की सीमा में संभवतः उसका कोई दूसरा समकक्ष नहीं। प्लेटो अपने शिष्य की प्रतिभा से अत्यंत प्रसन्न था और प्लेटो ने अपने शिष्य को अकादमी का मस्तिष्क या अकादमी की शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था। अरस्तु का जन्म मैसिडोनिया सागर के किनारे स्थित स्टेगिरा नामक नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के राजदरबार में चिकित्सक थे। अरस्तु 17 वर्ष की आयु में प्लेटो की अकादमी में अध्ययन हेतु एथेंस आ गया। 20 वर्ष 367 से 347 ईसा पूर्व तक, यानी प्लेटो की मृत्यु के समय तक अरस्तु ने वहीं शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह एशिया माइनर के एक नगर अटार्न्यूस के राजा हर्मियास के यहाँ रहा। 3 वर्ष बाद किसी ने धोखे से हर्मियास की हत्या कर दी और अरस्तु को यह नगर राज्य छोड़कर जाना पड़ा। 342 ईसा पूर्व में अरस्तु को मैसिडोनिया के राजा फिलिप तृतीय ने अपने पुत्र सिकंदर को पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। उस समय सिकंदर की आयु 13 वर्ष की थी। जब 334 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी एशिया की यात्रा पर चला गया तो अरस्तु मैसिडोनिया से एथेंस आ गया और वहां आकर अरस्तु ने लाइसियम नामक अपनी अकादमी की स्थापना की और 12 वर्ष तक इसकी अध्यक्षता की। 323 ईसा पूर्व में विश्व विजय के अभियान के दौर में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई और उसके बाद 322 ईसा पूर्व में एथेंस में मैसिडोनिया विरोधी दल को सत्ता प्राप्त हुई। धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप अरस्तु पर इस समय लग चुका था और एथेंस में उसके विरोध का वातावरण बना। उस पर ईश्वर द्रोह और एथेंस द्रोह का मुकदमा चलाए जाने की संभावना बढ़ गई। अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए अरस्तु ने यहाँ से जाने का निर्णय किया और एथेंस छोड़ते समय अरस्तु ने कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। इस तरह कुछ माह बाद यूबिया द्वीप में स्थित केल्सिस नगर में अरस्तु ने सदा के लिए संसार को अलविदा कह दिया। यह उसकी माता की जन्मभूमि भी थी। अब हम देखते हैं अरस्तु की अध्ययन पद्धति। इस संबंध में बारकर ने कहा है, अरस्तु ने एक वैज्ञानिक की तरह लिखा है। उसके ग्रंथ क्रमबद्ध है, उसकी रचनाएं समीक्षात्मक एवं सतर्क है, उनमें कल्पना की उड़ान नहीं,
यथार्थ का पुट है। अरस्तु के चिंतन पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव रहा है। बचपन से ही विशेष घटनाओं के निरीक्षण और तथ्यों के संग्रहण और विश्लेषण करने का स्वभाव अरस्तु को अपने परिवार से प्राप्त हुआ। अरस्तु की अध्ययन पद्धति प्लेटो से नितांत अलग है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति की विशेषताएं। पहला पॉइंट है आगमनात्मक पद्धति। जहां प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक रही है, अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया है। प्लेटो ने अंतिम वास्तविकता को विचार जगत में ढूंढा है और उसे जो अंतिम सत्य प्रतीत हुआ उसे एक आदर्श स्थिति माना है एवं उसे इस व्यवहारिक जगत पर लागू करने का प्रयास किया है। अरस्तु की पद्धति इससे भिन्न है। अरस्तु को विचार जगत में निहित अंतिम सत्य या निरपेक्ष सत्य में कोई विश्वास नहीं है। अरस्तु का मत है कि दृश्य या भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु जिसे हम अनुभव करते हैं वह वास्तविकता का ही भाग या उसकी ही अभिव्यक्ति है और पर्यवेक्षण, परीक्षण, निरीक्षण एवं विश्लेषण आदि के वैज्ञानिक तरीकों द्वारा वस्तुओं की आंतरिक वास्तविकता को जाना या ढूंढा जा सकता है। इस प्रकार तथ्यों के अध्ययन के द्वारा सामान्य नियम खोजे जा सकते हैं। इन सामान्य नियमों के आधार पर सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यावहारिक आदर्श की स्थापना की जा सकती है। सेकंड पॉइंट है ऐतिहासिक पद्धति। अरस्तु ने अपने अध्ययन में इतिहास से प्राप्त जानकारी और अनुभव को पर्याप्त स्थान दिया है। राज्य के विकास संबंधी विचार, युद्ध एवं गृह युद्ध संबंधी विचार आदि को देखने से उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर होती है। इसी तरह अरस्तु के क्रांति संबंधी विवरण पर भी इतिहास और परंपरा प्रियता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस पद्धति के प्रयोग के कारण ही अरस्तु अतिवाद के दोष से बच सका और मध्यम मार्ग को ही सबसे उत्तम माना है। नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियाँ। अरस्तु ने अपने सबसे प्रमुख ग्रंथ पॉलिटिक्स की संरचना से पहले नगर राज्यों के 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और इनका तर्कपूर्ण वर्गीकरण किया। विश्लेषणात्मक पद्धति में किसी विषय या वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनकी जांच या विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात एक सामान्य नियम की स्थापना की जाती है। अरस्तु ने विभिन्न नगर राज्यों के संविधान तथा व्यावहारिक राजनीतिक जीवन का तर्कपूर्ण विश्लेषण किया और तत्पश्चात प्राप्त राजनीतिक निष्कर्षों को उसने राजनीति नामक अपने ग्रंथ में स्थान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सादृश्यात्मक पद्धति। प्लेटो ने अपने विचारों के समर्थन में अधिकांशतः प्राकृतिक जगत तथा कला के क्षेत्र से सादृश्य प्रस्तुत किए। अरस्तु ने अपने विचारों के पक्ष में प्राणी जगत तथा चिकित्सा जगत से सादृश्यों को प्रमुखता दी। नेक्स्ट है स्वदेशीय विधि। अपने अध्ययन में अरस्तु ने स्वदेशीय विधि को भी अपनाया है। यह विधि ऐसा मानकर चलती है कि हर वस्तु अथवा विषय का अपना उद्देश्य होता है
जो उसके विकास और अस्तित्व का कारण होता है। हर वस्तु अपने निर्माण की स्थिति में होती है, वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। जब वस्तु अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, तभी उसका पूर्ण विकसित रूप स्पष्ट होता है, यानी उसकी वास्तविक प्रकृति का आभास हो सकता है। इसी विचार के आधार पर अरस्तू ने पॉलिटिक्स में कहा है कि परिवार जैसी सीमित संस्था ने अपने उद्देश्य की ओर निरंतर गतिमान रहकर राज्य के बृहत् स्वरूप को प्राप्त किया है। इस प्रकार अरस्तू की अध्ययन पद्धति में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति एवं आनुभविक पद्धति का प्रयोग भी दिखाई देता है। जहाँ प्लेटो कल्पनाशील, भावपूर्ण और आदर्शवादी है, वहाँ अरस्तू तथ्यात्मक और यथार्थवादी है। मैक्सी के शब्दों में प्लेटो अति मानव की खोज करता है, जो राज्य को उतना ही बनाएगा जितना अच्छा उसे होना चाहिए। अरस्तू अति विज्ञान की खोज करता है, जो राज्य को उतना अच्छा बनाएगा जितना कि वह हो सकता है। इसी कारण मैक्सी ने अरस्तू को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। अब हम देखते हैं अरस्तू की रचनाएं। अरस्तू विलक्षण प्रतिभा का धनी था। अरस्तू ने प्राणीशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास आदि सभी विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और विभिन्न विषयों पर ग्रंथों की रचनाएं की। ऐसा माना जाता है अरस्तू ने 400 से अधिक रचनाओं का सृजन किया। पॉलिटिक्स, राजनीति पर अरस्तू की श्रेष्ठ कृति है। बार्कर ने राजनीति के क्षेत्र में इसे राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है और निम्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है। पहले भाग में राज्य की प्रकृति और दास्ता का विवेचन है। दूसरे भाग में पूर्व प्रतिपादित सिद्धांतों का ऐतिहासिक अध्ययन और प्लेटो के आदर्श राज्य पर विचार किया गया है। तीसरे भाग में संविधानों के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन है। चौथे भाग में संविधानों का वर्गीकरण कर उनकी आलोचना की गई है। पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांतियों के कारणों और उन्हें दूर करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। छठे भाग में लोकतंत्र और धनिक तंत्र का विशेष रूप से वर्णन है। 7वें भाग में आदर्श राज्य का वर्णन है और 8वें भाग में आदर्श राज्य के वर्णन के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के संविधानों, उनकी समस्याओं पर विचार किया गया है। इस तरह से पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है। अब हम देखते हैं अरस्तू राजनीति विज्ञान का जनक अथवा प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में। मैक्सी ने अरस्तू को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास का पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। डनिंग के शब्दों में राजनीतिक अवधारणाओं के इतिहास में अरस्तू का विशेष महत्व इस तथ्य में निहित है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का चरित्र प्रदान किया है। अब हम देखते हैं कि अरस्तू को किन कारणों के आधार पर राजनीति विज्ञान का जनक अथवा प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। पहला पॉइंट है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने से पहले अरस्तू के द्वारा अपने समय की सभी राजनीतिक संस्थाओं का पूर्ण अध्ययन किया गया है। अरस्तू के द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से तथ्य एकत्रित किए गए। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व
अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसने अपने इस संपूर्ण ज्ञान के आधार पर राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाएं प्रदान की, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। अरस्तु का अध्ययन स्वयं द्वारा एकत्रित तथ्यों पर आधारित होने के कारण उसको प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से पृथक कर स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही एक अंग माना है। प्लेटो मूलतः एक दार्शनिक है। एक दार्शनिक के रूप में प्लेटो ने प्रत्यय जगत के निरपेक्ष सत्य को ही स्वीकारा है और इस निरपेक्ष सत्य के अनुसार आचार शास्त्र का निर्माण किया है। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन पर यही आचार शास्त्र या नीति शास्त्र हावी है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान की है। अरस्तु नीति शास्त्र को व्यक्तिक भलाई का शास्त्र और राजनीति शास्त्र को समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान कहा है। इस प्रकार अरस्तु ने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की है और इस दृष्टि से राजनीति का विज्ञान सही मायने में अरस्तु से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थवादी विचारक। अरस्तु प्रथम विचारक है जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण से विचार किया। व्यवहारिक विचारक होने के कारण अरस्तु ने मध्यम मार्ग के अनुसरण पर सबसे अधिक बल दिया और अपनी यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तु ने संपत्ति के साम्यवाद, पत्नियों के साम्यवाद, दार्शनिक राजा के शासक जैसी धारणाओं का समर्थन नहीं किया और अरस्तु का विचार है कि संपूर्ण जनता के हित में जनता पर केवल आवश्यक नियंत्रण ही लगाए जाने चाहिए और दार्शनिक राजा के शासन के स्थान पर अरस्तु जनसाधारण की बुद्धि और विवेक में विश्वास करता है। इस तरह से अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। संविधान के बारे में विस्तृत अध्ययन हमें अरस्तु की पॉलिटिक्स में मिलता है। अरस्तु ने तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों के 158 संविधानों का अध्ययन किया और संविधानों का वर्गीकरण किया। अरस्तु का यह वर्गीकरण एक लंबे समय तक मान्य रहा और इसी को आधार बनाकर विद्वानों ने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में बारकर ने कहा, संविधान का अध्ययन आधुनिक राजनीति का मुख्य विषय है और सारा राजनीति शास्त्र इसके लिए अरस्तु का ऋणी है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। अरस्तु ही वह प्रथम विचारक है जिसने राज्य का पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया है। राज्य के जन्म और उसके विकास, स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अरस्तु ने विस्तार से प्रकाश डाला है और ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन का विषय है। अरस्तु ही वह प्रथम विचारक है जिसने ये प्रतिपादित किया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और अरस्तु का यह कथन आज भी राजनीति शास्त्र की अमूल्य धरोहर है। नेक्स्ट है नागरिकता संबंधी विचार। नागरिकता का विचार अरस्तु की एक मौलिक देन है। नागरिकता की जो व्याख्या अरस्तु द्वारा की गई है वह राजनीति शास्त्र के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई। आधुनिक नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने में मार्गदर्शक बनी है। नेक्स्ट है सरकार के अंगों का निर्धारण। अरस्तु ने सरकार के 3 अंगों नीति निर्धारक,
प्रशासकीय और न्यायिक, इन 3 अंगों का निरूपण किया है। ये शासकीय अंग वर्तमान समय के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के समान ही है। अरस्तु ने प्रत्येक अंग के निर्माण, कार्य और शक्तियों का अलग-अलग वर्णन किया है और इस प्रकार आधुनिक सरकार की आकृति का चित्रण बहुत पहले ही कर दिया और इसे अरस्तु की दूरदर्शिता ही कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। जहाँ प्लेटो सर्वोत्तम व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है, वहीं अरस्तु का विश्वास विधि के शासन में है। कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन की वांछनीयता में विश्वास अरस्तु की ऐसी धारणाएं हैं जिनके आधार पर उसे संविधानवाद का पिता कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है राजनीति पर आर्थिक प्रभावों का अध्ययन। अरस्तु ने ही सबसे पहले राजनीतिक संस्थाओं की क्रियाओं पर आर्थिक वर्गों के प्रभाव का अध्ययन किया है। अरस्तु का विचार है कि संपन्न वर्ग तथा निर्धन वर्ग अपने वर्गीय हितों के अनुसार शासन का संचालन करने की चेष्टा करते हैं। जब किसी राज्य में इन दो विपरीत वर्गों के आर्थिक हितों में विरोध पैदा हो जाता है तो शासन की स्थिरता को खतरा हो जाता है। इसलिए ये जो गंभीर आर्थिक असमानता है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह क्रांति की जननी होती है। राज्य में स्थिरता के लिए विशाल मध्यम वर्ग का होना जरूरी है और मध्यम वर्ग पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र का अरस्तु समर्थन करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है। अरस्तु ने अपने चिंतन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है। अरस्तु पहला राजशास्त्री है जिसने राजनीति विज्ञान को नीतिशास्त्र के बंधन से मुक्त किया और उसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसलिए यह कहना उचित है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है अथवा वह राजनीति विज्ञान का जनक है।